नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नई श्रृंखला में, जो कि है इकोनॉमी की श्रृंखला। ये ऐसी श्रृंखला है जिसको अक्सर छोड़ दिया जाता है और जिज्ञासा के द्वारा हमारी जो इच्छा है वो यही है कि हम उन विषयों पर, उन मुद्दों पर जरूर थोड़ी बात कर लें जो अक्सर छोड़ दिए जाते हैं, जो कॉमन है, जो हर जगह है, हर जगह है, जो छोड़ दिए जाते हैं, उनके लिए ही जिज्ञासा है। और हमारा जो बात करने का तरीका है वो केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि आपको उतना पढ़ा दिया जाए जिससे आप परीक्षाएं पास कर लें, बल्कि आपको वही चीज इस अप्रोच के साथ पढ़ा दी जाए कि जीवन में भी वो चीजें आपके काम आए। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कल कि कल से हम प्रॉपर इकोनॉमी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो आज हम उसी वादे के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। और कल हमने आपको पूरी रूपरेखा बता दी थी कि किस तरह से हम आगे आने वाले कुछ दिनों में लगभग 10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उनमें से जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था अर्थशास्त्र की प्रमुख बुनियादी अवधारणाएं, तो हम उस पे बात करें। पहला चैप्टर जो था वो हमने बताया था प्रमुख बुनियादी अवधारणाएं, की बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के की बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बारे में बात करें। जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं दरअसल उसके मायने क्या है। तो हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का तात्पर्य क्या है, शब्दों का मतलब क्या है, तो जरा हम उन मतलबों से समझने का शुरुआत करते हैं। हिंदी में हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं दरअसल वो शब्द है अर्थशास्त्र, और अंग्रेजी में इसी के लिए जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो शब्द है इकोनॉमिक्स। ये शब्द कैसे बने, इन शब्दों का आर्थिक मतलब क्या होता है, इन शब्दों का मतलब क्या होता है, शाब्दिक मतलब क्या होता है, वो समझने का प्रयास करें। ये जो अर्थशास्त्र शब्द है, साफ साफ दिख रहा है कि दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो शब्द है अर्थ और दूसरा शब्द है शास्त्र। ठीक है, दो शब्द हैं, एक शब्द है अर्थ और दूसरा शब्द है शास्त्र। जो अर्थ शब्द है इसका मतलब होता है धन, रुपया, पैसा, और जो शास्त्र शब्द है इसका मतलब होता है, शास्त्र शब्द का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन। तो कुल मिलाकर के अगर हिंदी में हम अर्थशास्त्र की बात करें तो हम ये कह पाएंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र है धन का अध्ययन करने वाला विषय। ऐसा विषय जो धन का अध्ययन करता है उसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र। ये अर्थ तो निकल आया है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में हमें जो शब्द मिलता है वो शब्द है दरअसल इकोनॉमिक्स। क्या शब्द है? इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स शब्द जो है ये तो इंग्लिश का है। इकोनॉमिक्स शब्द का है इंग्लिश का। इस इंग्लिश शब्द का निर्माण दरअसल जिस भाषा से हुआ था वो हुआ था ग्रीक से। ठीक है, ठीक है, किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा का शब्द था ओइकोनोमिया। ठीक है, ग्रीक भाषा के किस शब्द से ये शब्द बना? ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है ओइकोनोमिया। इसका निर्माण जो है वो ओइकोनोमिया से हुआ, ग्रीक भाषा के शब्द से। अब ये ओइकोनोमिया जो है इसका अर्थ हमें लेना पड़ेगा। ओइकोनोमिया जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है ओइकोज, ओइकोज, और दूसरा जो शब्द है वो है नॉमस, नॉमस। ओइको और नॉमस, ये दो शब्द। ठीक है, ओइकोज का जो मतलब है वो है घरेलू, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। और
नॉमस का जो अर्थ होता है वो होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, प्रबंधन। अब देखिए एक बेसिक सा अंतर हमें दोनों जगह देखने को मिलेगा। आप ऐसे समझिए इकोनॉमिक्स को बहुत कठिन मत, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये डर जो है इकोनॉमिक्स का वो भाग जाएगा, इकोनॉमी आपको प्रॉपरली समझ में आएगी। अभी तक मैंने जितना बताया आई थिंक ऐसी कोई कठिन बात नहीं आई होगी जो आपके समझ में ना आए। अर्थशास्त्र शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है अर्थ, दूसरा शब्द है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात अर्थशास्त्र का मतलब हुआ धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, उसको कहते हैं अर्थशास्त्र। दूसरा अंग्रेजी में इसके लिए शब्द यूज होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और ये एक ग्रीक शब्द से बना है, वो ग्रीक शब्द है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया ये शब्द है। ओइकोनोमिया दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है ओइकोस और दूसरा शब्द है नोमोस। ओइकोस का मतलब है डोमेस्टिक यानी घरेलू और नोमास का मतलब है मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन, यानी इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ डोमेस्टिक मैनेजमेंट, डोमेस्टिक मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा अंतर दोनों के अर्थों में आ गया। घरेलू प्रबंधन, अब भाई घरेलू प्रबंधन का मतलब क्या हुआ, घर कैसे चलेगा, घर बिना धन के तो चलेगा नहीं। तो घर में जो सबसे बड़ा प्रबंधन करना पड़ता है वो प्रबंधन करना पड़ता है वित्त का, धन का। तो धन का प्रबंधन ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब अगर इसको हम थोड़े से आसान से शब्दों में कह दें तो हम थोड़ा सा कह पाएंगे और हम अर्थशास्त्र की एक प्रॉपर परिभाषा, काम भर की परिभाषा ले लेंगे। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का विश्लेषण करता है। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। इससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है, इकोनॉमिक्स जो विषय है, दरअसल इकोनॉमिक्स जो विषय है इसके फादर कौन है, यहां से एक प्रश्न आपका हो सकता है। यानी हम सवाल कर दें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है। दरअसल ये हम कहेंगे इस मामले में कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं और इनकी एक किताब है, किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने नेशंस की वेल्थ के लिए नियम प्रतिपादित किए, तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। भारत में एक किताब है अर्थशास्त्र, हालांकि वो किताब रिलेटेड है राजनीति से, लेकिन उसमें अर्थ का भी बहुत कुछ बताया गया है। ये कौटिल्य की किताब है, कौटिल्य अर्थात चाणक्य की। तो अगर भारत में कहा जाए कि भारत में किसे अर्थशास्त्र का जनक या पिता माना जाता है तो आपका उत्तर रहेगा कौटिल्य अर्थात चाणक्य। और अगर ओवरऑल पूछ दिया जाए कि किसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र का प्रणेता किसे कहते हैं, या फिर अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां हम बात कर रहे थे कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान कैसा है। देखिए जो विज्ञान है, जो विशुद्ध विज्ञान होता है वह सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक होने का मतलब कि अगर सर्दी बढ़ेगी तो आपको फील होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा पानी जमने लगेगा, फिर वो कहीं भी हो, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो पानी जमने लगेगा, ठीक। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में जो अवधारणाएं होती हैं वो समय, संदर्भ और स्थान के हिसाब से बदलती रहती हैं। यानी कि आप ऐसे समझिए कि अर्थशास्त्र की कोई थ्योरी है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी अलग हो सकती है और विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी अलग हो सकती है। उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम जो हैं वो विकसित देशों में अलग हो सकते हैं और भारत में
अलग हो सकते हैं, इसलिए इसे कैसा विज्ञान कहा गया? ये सामाजिक विज्ञान है। और ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं के उत्पादन तो आप समझते ही होंगे। उत्पादन मतलब पैदा करना, किसी चीज को बनाना, उसका निर्माण करना, उसको उत्पादित करना, तो वो कहलाता है उत्पादन। वितरण मतलब होता है उसकी बिक्री आदि करना, और उपभोग का मतलब होता है कि उसको कंज्यूम कर लेना। अब इसको एक एग्जांपल से आप ऐसा समझ लो कि आपने क्या किया, आपने अचार बनाया, ठीक है, अचार बनाया, बना करके आपने उसे डब्बे में बंद कर दिया। यहां तक की जो प्रक्रिया है बना करके डब्बे में बंद करने की, ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया है उत्पादन। ठीक, अब इस डब्बा बंद अचार को आप मार्केट में लेकर के जाएंगे। अब आप लेकर के गए, पहला काम क्या किया? आप लेकर के गए, आपने उसको बेचा, किसे? दुकानदार को। दुकानदार ने बेचा किसे? खरीदार को। ये पूरी प्रक्रिया आप लेकर गए, आपने उसको बेचा, दुकानदार ने खरीदा, फिर दुकानदार ने एक और ग्राहक को बेचा, अब वो लेकर के गया। अब क्या करेगा? वो व्यक्ति उस अचार को लेकर के जाएगा। तो ये जो बेचना खरीदना ये सब हुआ, ये क्या है? ये वितरण का हिस्सा है। अब क्या करेगा? अब वो व्यक्ति जाकर के इसको कंज्यूम कर लेगा, यानी शाम को वो खाना खा रहा है तो उसने अचार निकाल के रखा और उसको खाने लगा। इसको कहते हैं उपभोग। ठीक है, तो ये ऐसा विज्ञान है जिसमें विश्लेषण किया जाता है किन चीजों का? किसी चीज के उत्पादन का, किसी चीज के वितरण का और उसके उपभोग का। यानी कोई वस्तु बनती है, बनने से लेकर उसका उपभोग तक होता है। इस पूरे विश्लेषण को कहते हैं हम अर्थशास्त्र। ऐसा एक सामाजिक विज्ञान। अब यहां दो बातें हो रही, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन। एक शब्द है वस्तु, वस्तु तो समझ में आ गई, जैसे अचार क्या था? अचार था वस्तु। अब सेवाओं का क्या मतलब हुआ? समझिए, मैं इस समय उत्पादन कर रहा हूं, किसका? एक सेवा का। एक अध्यापक, एक वकील, एक डॉक्टर, एक मजदूर या एक एक मिस्त्री, ये सब लोग क्या करते हैं? सेवाएं उत्पादित करते हैं। इनके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है जिसको ये ऐसे दे दें आमने सामने। ये क्या करेंगे? सेवाएं उत्पादित कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं सेवा उत्पादित कर रहा हूं। इंटरनेट के थ्रू मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, ये इसका वितरण है। आप उसको पढ़ रहे हैं, ये उसका उपभोग है। तो सेवा और वस्तु, मेरी समझ से अब दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उत्पादन, वितरण और उपभोग भी समझ में आ गया होगा। अब आप बड़ी आसानी के साथ कह पाएंगे कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का विश्लेषण किया जाता है। आई थिंक अगर समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या सारी चीजें आपको समझ में आ गई। सबसे पहली चीज, मनोविज्ञान कैसा विज्ञान, सॉरी, अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान क्यों है? क्योंकि अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो इसकी चीजें अलग अलग होती चली जाएंगी, इसलिए ये सामाजिक है। समाज के हिसाब से बदलती हैं चीजें, इसलिए सामाजिक है। दूसरा, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है वस्तु, एक होती है सेवा। वस्तु कैसे होती है? वस्तु तो अचार बनाना हो गया, मान लिया एक चीज वस्तु हो गई। आपने पंखा बनाया, कूलर बनाया, कुर्सी बनाई, मेज बनाई, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। बनाने का मतलब हो गया क्या? उत्पादन। बनाने का मतलब क्या हुआ? उत्पादन। वस्तु बनाई, उत्पादन। उसको आप बाजार में ले गए, बेचा, ये क्या है? वितरण। और फिर जो खरीद के ले गया आप उसका उपयोग कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उपभोग। और ऐसे ही होती है सेवाएं। सेवाएं का मतलब जहां पे कोई वस्तु नहीं बनाई गई है बल्कि कुछ काम किया गया है, वो सेवाएं हैं। तो जैसे मैं अध्यापन कर रहा हूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक उत्पादन कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं उत्पादन कर रहा हूं सेवा का। एक राजमिस्त्री उत्पादन तो कर रहा होता है, काय का कर रहा होता है? सेवा का। एक लेबरर उत्पादन तो कर रहा होता है, किस चीज का कर रहा होता है? सेवा का। एक वकील आपका मुकदमा लड़ता है तो वो भी क्या उत्पादित करता है? सेवा उत्पादित करता है। तो ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती लेकिन वो काम की होती हैं तो वो सेवाएं होती हैं। ठीक है, अध्यापन एक सेवा है और वस्तु वस्तु होती है। तो वस्तु या सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का विश्लेषण करने वाला जो विज्ञान है उसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, अब हम ये तो हमने अपने हिसाब से एक परिभाषा देख ली। अब हम क्या करते हैं, एडम स्मिथ ने एक परिभाषा दी है, जरा उनकी परिभाषा को देख लेते हैं। उन्होंने ये परिभाषा दी, उन्होंने कहा अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है। तो एडम
स्मिथ की बस इतनी सी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी परीक्षाओं में एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा ही पूछ दी जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थात किसी देश की अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से उत्पन्न धन पर निर्भर करती है। इन्होंने कहा कि किसी देश में अर्थव्यवस्था कैसी है, किसी देश की इकोनॉमी कैसी है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में उत्पादन कैसा हो रहा है, और उत्पादन कैसा हो रहा है के साथ साथ उत्पादन किसका हो रहा है। उत्पादन काय का होगा, या तो वस्तुओं का उत्पादन होगा या फिर सेवाओं का उत्पादन होगा। जितनी ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कोई देश करेगा, वह देश उतना ही ज्यादा धन एकत्रित कर पाएगा, या उस देश के पास उतना ही ज्यादा धन होगा जितना ज्यादा वो अपनी यहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात भी शामिल है। और जो वस्तु और सेवाएं हम निर्यात करते हैं, निर्यात का मतलब होता है अपने यहाँ से दूसरे देशों में भेजना, और आयात का मतलब है दूसरे देशों से अपने यहाँ मंगाना, वो भी शामिल है, जिसमें उपभोग और उत्पादन द्वारा दर्शाया जाता है। और इसे किस रूप में दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं दो तरीके से, एक तो उत्पादन कितना हुआ और दूसरा उपभोग कितना हुआ। तो ये एक परिभाषा है जो कि दी गई है किसके द्वारा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है, अब हमें देखना है अर्थशास्त्र की शाखाओं। असल में अर्थशास्त्र दो भागों में विभक्त होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है वो दो भागों में विभक्त होता है। पहले को बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, पहले भाग को बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरे को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए एक बात और समझ लीजिए, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स की एक और खासियत है, इकोनॉमी की एक और खासियत है कि इसमें अगर आप बहुत ज्यादा हिंदी शब्दों पे आश्रित हो जाते हैं तो आपको थोड़ी कठिनाई लगेगी। यहाँ पे जो दो शब्द आए हैं व्यष्टि और समष्टि, ये शब्द आपको बड़े अजीब से लगेंगे, लेकिन अगर इन्हीं को आप क्या करें, इन्हीं को आप थोड़ा अंग्रेजी में समझने का प्रयास करें तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, माइक्रो यानी सूक्ष्म, ठीक, और मैक्रो यानी वृहद बड़ा, तो समष्टि मतलब होता है बड़ा इकोनॉमिक्स, ठीक, और व्यष्टि मतलब होता है छोटा इकोनॉमिक्स। अब छोटा और बड़ा में अंतर क्या है जरा उसको समझिए। अगर कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करता है, किसी एक व्यक्ति के क्या तीन चीजें, किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु या सेवा का कितना उत्पादन किया गया है, वितरण कितना किया गया है, और उसका उपभोग कितना किया गया है। किसी एक व्यक्ति का अध्ययन किस सापेक्ष, किसके सापेक्ष, किसी वस्तु के अथवा किसी सेवा के तीन चीजों के बारे में, किसी वस्तु या सेवा की तीन चीजों के बारे में, क्या, एक तो उत्पादन, दूसरा वितरण, और तीसरा उपभोग। कोई एक व्यक्ति किसी सेवा का कितना उत्पादन करता है, कितना वितरण करता है, कितना उपभोग करता है, किसी वस्तु का कितना उत्पादन करता है, कितना वितरण करता है और कितना उपभोग करता है, अगर इस बात का अध्ययन किया जाएगा तो वो किसका हिस्सा होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। अगर कोई व्यक्ति अध्ययन करता है किसी एक परिवार की इन्हीं चीजों का, किसी एक परिवार की इन्हीं चीजों का, किसी परिवार ने वर्ष भर में कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया, कैसे उनका वितरण किया, कितना उनका वितरण किया और कितना उनका उपभोग किया, तो ये भी कैसा होगा, ये भी होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। या फिर किसी एक फर्म के बारे में, फर्म का मतलब कोई एक कंपनी,
कोई एक कंपनी, कोई एक फर्म, अगर उसका अध्ययन किया जाता है तो ये कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन मैक्रो मतलब अभी मैंने क्या बताया, वो है सूक्ष्म यानी छोटा, और ये है मैक्रो। मैक्रो यानी स्थूल यानी बड़ा। बड़ा, अब हम क्या करें, हम किसी एक राज्य की इन्हीं चीजों का अध्ययन करें, हम किसी एक पूरे देश की इन्हीं चीजों का अध्ययन करें। अगर हम किसी एक राज्य या किसी राष्ट्र या देश की इन चीजों का अध्ययन करें तो एक बड़ा ग्रुप हो जाता है, या हम किसी देशों के एक समूह, एक देशों के समूह का अध्ययन करें, ठीक है, एक देशों के समूह का अध्ययन करें, या पूरे महाद्वीप की इन्हीं चीजों का अध्ययन करें कि वहां कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, कितना वितरण हुआ, कितना उपभोग हुआ। अगर हम बड़े पैमाने पे अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र, और अगर हम छोटे पैमाने पे अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। मेरी समझ से इतनी बात आपको ठीक ठाक समझ में आ गई होगी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब जब हमारा अध्ययन तो वही होता है जो अर्थशास्त्र में हम कर रहे हैं। क्या अध्ययन कर रहे हैं, किसी वस्तु या किसी सेवा का उपभोग, उत्पादन, वितरण और उपभोग, इसका विश्लेषण करना ही तो अर्थशास्त्र है। अगर ये विश्लेषण हम किसी एक व्यक्ति के लिए करते हैं, किसी एक परिवार के लिए करते हैं, या किसी एक फर्म अर्थात कंपनी के लिए करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। और यदि हम यही विश्लेषण, यही अध्ययन किसी एक पूरे राज्य के लिए करते हैं, किसी एक पूरे देश के लिए करते हैं, या फिर देशों के एक पूरे समूह के लिए करते हैं, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब पीछे मैंने आपको बताया कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को, जिन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ऐसे ही समष्टि अर्थशास्त्र के भी अपने एक पिता हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी अपने पिता हैं। तो हम एक एक करके जरा इनको भी देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, एक एक करके हम इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका फादर माना जाता है, इसे फादर माना जाता है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अब आपसे अगर ये प्रश्न थोड़ा और इंटरनल करके पूछ दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है, या किसे कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का पितामह, प्रणेता, पिता, जनक, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं अल्फ्रेड मार्शल। और ऐसे ही एक प्रश्न आपका बन सकता है समष्टि अर्थशास्त्र का, तो समष्टि अर्थशास्त्र का भी मैं यही लिखे देता हूं, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स। तो जॉन मेनार्ड कीन्स को कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब आप समझिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे तीन प्रश्न आपके पास बन। पहला प्रश्न आपका बना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, या अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। भारत में अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चाणक्य को या कौटिल्य को। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है, उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है, उत्तर हो जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशन। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। और अगर आपसे पूछा जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, या हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपका उत्तर हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, बताइए इतनी बात आपको समझ आ गई है। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ एक चीजें और देखने का प्रयत्न करते हैं। देखिए जरा आगे, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ठीक है, ठीक, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अच्छा एक चीज देखिए, समझिए जरा, अभी तक हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, अभी हम बात करने लगे हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, उस चीज को हम एक नए पेज पे देख लेते हैं। आई थिंक तो ज्यादा बेहतर है। चलो, अगर हम ये कहें कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है, तो इसके लिए आई थिंक एक एग्जांपल ले लेना चाहिए। ऐसा मानो
कि मैं आपके घर पे गया, ठीक है, जरा गौर से इस कहानी को समझिए। मैं आपके घर पे गया और मैंने घर पे जाके देखा कि आपका घर कितना बड़ा है, आपके घर में कमरे कितने हैं। अभी मैं एक दिन रुक रहा हूँ आपके घर पे, तो मैं वहां जाके क्या देखूंगा, आपका घर कितना बड़ा है, आपके घर में कमरे कितने हैं, उन कमरों में कितने कमरों में पंखे लगे हुए हैं, आपके घर पे एसी है कि नहीं है, आपके यहाँ सवारी के साधन क्या है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है या गाड़ी है। ये सब चीजें जो आपके घर में है, ये भी मैं देख सकता हूं कि आपके घर में भोजन में क्या बनता है, आपके घर के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं। तो जो कुछ सामने मुझे दिखा भौतिक रूप से, इसको मैंने देख लिया, इसको मैंने देख लिया, मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं। इसका मतलब ये क्या है, यह इकोनॉमिक्स, यह है अर्थशास्त्र। अब मैं 10-12 दिन रुका आपके घर पे, तो जब मैं 10-12 दिन रुका तो मुझे अब ये भी पता लगने लगा है कि आपके घर पे जो भोजन आ रहा है ना, वो आ कैसे रहा, आपके घर की व्यवस्थाएं चल कैसे रही, घर में लड़ाई होती है कि नहीं होती, कमाने वाले लोग कौन से हैं, केवल उड़ाने वाले लोग कौन से हैं, खाने वाले लोग कौन से हैं, खराब करने वाले लोग कौन से हैं। अब मैं आपके घर की पूरी व्यवस्था जान जाऊंगा अगर मैं 10-15 दिन आपके घर पर रुकूंगा। तो बाहर से केवल ये देख लेना कि ये है अर्थशास्त्र। और ये सब क्यों है, कैसे है, किसने किया, कब किया, इन सब चीजों का विश्लेषण करना क्या है, वो है अर्थव्यवस्था। बस ऐसे समझ लो। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो इतना आप एग्जांपल समझ लो कि ऐसे करके हमें चीजों को समझना है। अब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात की गई है, इकोनॉमी में 2 पॉइंट मैंने यहां लिखे हैं, इन 2 पॉइंट्स को जरा प्रॉपरली आप कवर कर लीजिए। पहला लिखा है, अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था दरअसल क्या है, अर्थव्यवस्था के तहत जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। अब जरा अपने घर से शुरुआत करिए। पहला, आपके घर में एक भैंस रखी जाती है, ठीक है। भैंस आपके घर की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। क्यों हिस्सा है, समझिए। इमेजिन करिए, भैंस रखने की 2 वजहें हो सकती हैं। एक वजह यह हो सकती है कि आप इसका दूध निकालते हो, ठीक। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आप इसके बच्चों का व्यापार करते हो, ठीक है, बच्चों का व्यापार। 2 वजह हो सकती है, ठीक है। एक वजह दूध निकाला जा रहा हो, दूसरी वजह इसके बच्चों का व्यापार किया जा रहा हो। ऐसा हालांकि बड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी हो तो ये भी सकता है, हो तो ये भी सकता है, ठीक है। तो हो ये भी सकता है, जरा इसको देख लें। और दूध की 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो इसे आप सेल करते हो बेचने के लिए, या फिर आप इसका उपयोग करते हो सेल्फ यूज के लिए, अपने लिए। अब भैंस आपके दिमाग में आएगा कि जब हम इसको सेल करेंगे, बेचेंगे, तभी अर्थव्यवस्था का हिस्सा होगी। अगर हम सेल्फ यूज करेंगे फिर कैसे अर्थव्यवस्था का हिस्सा होगी। भैंस अगर आप रख रहे हैं, आपके घर में भैंस है, तो आपके घर की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है वो भैंस। कैसे, समझिए। अगर आप दूध बेच रहे हैं तो उससे पैसा आ रहा है, वो पैसा फिर घर के दूसरे कामों में लग रहा है, तो आपके घर की इकोनॉमी उसी के थ्रू चल रही है। अगर आप नहीं बेच रहे हैं तो इस दूध का आप उपभोग कर रहे हैं, लेकिन इस दूध का उपभोग आप तब कर पा रहे हैं जब आप भैंस का भरण पोषण कर रहे हैं, और भैंस के भरण पोषण के लिए फिर आपको कहीं दूसरी जगह से पैसा लगाना पड़ रहा है, उसका दाना लाने के लिए, उसका चारा लाने के लिए, ठीक। तो कुल मिला के अगर आप एक भैंस अपने घर में रखे हुए हैं, इसका मतलब हुआ कि वो भैंस आपके घर की इकोनॉमी का हिस्सा है। या तो वो आपको कुछ रकम के रूप में दे रही है, धन के रूप में दे रही है, अगर आप उसका दूध बेच रहे हैं तो। अगर दूध नहीं बेच रहे हैं, खुद उपभोग कर रहे हैं, तो वो आप जो उपभोग कर रहे हैं उसके लिए आपको भैंस पे कुछ लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही बात समझनी है कि इसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। जैसे हमने एक छोटे से एग्जाम्पल में बता दिया। अब ऐसे ही आपके घर में जो कुछ भी है,
जो कुछ भी चल रहा है, पापा कहीं कमाने जाते हैं, वो भी क्या है, आर्थिक गतिविधि है। इसमें क्या होगा, इसमें उत्पादन होगा, इसमें उपभोग होगा, और निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। इसमें तीन चीजें हैं, उत्पादन करना, उपभोग करना और निवेश करना। उत्पादन और उपभोग हम बता चुके हैं। निवेश को जरा समझ लीजिए, निवेश क्या है। निवेश का मतलब होता है कि आप किसी चीज में धन लगाते हैं और आप धन लगाने के बाद ये एज्यूम करते हैं, आप ये मानते हैं कि आगे भविष्य में चल करके ये धन हमें वापस मिलेगा और कुछ वापस भी लेके आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे भैंस को एग्जांपल में लिया है तो भैंस पे ही समझे। आप एक भैंस लेके आए जो अभी दूध नहीं दे रही, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उस भैंस को लेके आए, आपने पैसा दिया, लेकिन अभी आपको उत्पादन शून्य मिलेगा, कोई उत्पादन है ही नहीं उससे। तो आपने क्या किया, आपने उस भैंस में अभी क्या किया है, फिलहाल फिलहाल आपने उसमें निवेश किया है। जब वो दूध देने लगेगी तब आपको उत्पादन मिलेगा, फिर आप उसका उपभोग करेंगे या वितरण कर देंगे, फिर वितरण में जो लेके जाएगा वो उपभोग करेगा। लेकिन ये क्या कहलाएगा, फिलहाल क्या कहलाएगा, फिलहाल कहलाएगा निवेश। ये भी छोड़ दो, अभी आप क्या किया, आप पड़िया लेके आए, मतलब पूरी भैंस लेके नहीं आए, अभी आप पड़िया लेके आए, अब ये 1-2 वर्ष के बाद दूध देगी, तो अभी आपने इस पड़िया पे क्या किया, अभी आपने इस पर निवेश किया है। तो अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां क्या है, उत्पादन है, उपभोग है और निवेश है। आगे दिया गया है, अर्थव्यवस्था का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि व्यवस्था किस प्रकार काम कर रही है और समाज के विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। यानी अर्थव्यवस्था में हम ये भी जानने का प्रयत्न करते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में बताया था कि आपके घर में व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। जब मैं 10 दिन रुकूंगा तो ये भी देखूंगा कि कैसे चल रही हैं। मैंने ये तो देख लिया था कि बाजरे की रोटी बनती है, बाजरे की रोटी बनती है देख लेना, वो अर्थशास्त्र का विषय है। और बाजरे की रोटी ही क्यों बनती है, बाजरा कहां से आता है, कैसे अरेंज होता है, ये सब पता लगा लेना क्या है, ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है, अब इसके बाद एक डेफिनेशन और है, और आज की क्लास को हम यही बाइंड अप करेंगे। एक डेफिनेशन और है पॉल सैमुअल्सन की। इन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था समाज या देश में संसाधनों का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग करने की प्रक्रिया है, जिसमें लोग और सरकार मिलकर आर्थिक गतिविधियां करते हैं ताकि सीमित संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किया जा सके और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। खैर, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसको अभी डिफाइन करना शुरू करूंगा, क्योंकि प्रयास मैं ये कर रहा हूं कि लगभग आधे घंटे की वीडियो रहे। तो आज की क्लास हम यहीं रखेंगे। कल हम यहां से इस डेफिनेशन को प्रॉपरली आपको समझाने से शुरुआत करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, जिज्ञासा के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लास आपकी ये जारी रहेगी, एकदम बेहतरीन इकोनॉमी की क्लास, ऐसी क्लास जो आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ी होगी। इस टाइप की क्लास बिल्कुल आसान से शब्दों में, सरल उदाहरणों से, जो कठिनता है इकोनॉमी में उस कठिनता को समाप्त करते हुए हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।